प्यारे बच्चों, मैं आर के गुप्ता, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, भदावर विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बाहा आगरा से आज हम सभी लोग लाइट का दूसरा चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 14 प्रकाश का गोलीय पृष्ठों से अपवर्तन, इसका अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, हम लोग इससे जो पहला चैप्टर था प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण और प्रकाश से अपवर्तन, यह चैप्टर पढ़ा था। बहुत कठिन परिश्रम से आप लोगों ने इसको पूरा कंप्लीट किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और बच्चों, ये एक बात ध्यान से समझ लो, मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि पूरी लाइट को समझने के लिए वह चैप्टर, इससे पूर्व वाला चैप्टर अति महत्वपूर्ण था, एक तरह का बेसिक कॉन्सेप्ट था जिसमें आपने सीखा प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और परावर्तन के नियम क्या हैं। इसके साथ साथ इस चैप्टर के लिए जो पढ़ने जा रहे हो उसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट था प्रकाश का अपवर्तन। और प्रकाश का अपवर्तन में आपने पूरा डिटेल में इसको अध्ययन किया है पीछे वाली वीडियो में। उसमें आपने देखा कि आपतित किरण क्या होती है। महत्वपूर्ण बात यह है इस चैप्टर के लिए, आपके माइंड में, आपके दिमाग में ये बात बिल्कुल 100% आनी चाहिए कि आपतित किरण क्या होती है। पहली बात, अभिलंब क्या होता है और अपवर्तित किरण क्या होती है, ये आपको मैं क्लियर कर चुका हूं। और आपको दोबारा अगर समझ, दोबारा पढ़िए, सब दोबारा वीडियो देखिए। फिर इसमें आपतित किरण क्या होती है और अपवर्तित किरण क्या होती है, पहले आप समझ चुके हैं। आपतित किरण और पहले माध्यम में अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, जबकि अपवर्तित किरण और दूसरे माध्यम में अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। ये आपको समझना है। दूसरी बात यह है कि प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में अभिलंब अगर समतल पृष्ठ है तो अभिलंब उससे 90 डिग्री का कोण बनाएगा, लेकिन अगर गोलीय पृष्ठ है, अवतल या उत्तल, तब उस बिंदु पर, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब उस गोलीय पृष्ठ के वक्रता केंद्र से होकर जाएगा। ये आप बिल्कुल माइंड में फीड कर लीजिए, क्योंकि अभिलंब के बिना आप प्रकाश का अपवर्तन कर ही नहीं पाएंगे और दोनों अभिलंब के बिना आप आपतन कोण और अपवर्तन कोण को क्लियर कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए प्यारे बच्चों, तो प्रकाश का अपवर्तन पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग इस चैप्टर में शुरुआत करते हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट से शुरू होती है। ये एक डेरिवेशन है, बहुत महत्वपूर्ण डेरिवेशन, गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र का निगमन। इस तरह क्वेश्चन आता है कि निगमन कीजिए। तो डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन एट अ स्फेरिकल कॉनकेव सरफेस, जैसे कि आप चित्र देख रहे हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें चित्र है। चित्र को कोशिश कीजिए कि स्केल का सहारा लीजिए, क्योंकि किरण स्केल के द्वारा बिल्कुल स्ट्रेट आएगी। विदाउट स्केल का प्रयोग करेंगे तो किरण कुछ तिरछी हो जाएगी। तो एक बात और रिमेंबर दैट कि जब भी आप कोई प्रकाश किरण बनाएं, चाहे वो आपतित किरण हो, चाहे वो अपवर्तित किरण हो, चाहे वो परावर्तित किरण हो, किरण बनाते ही तुरंत आप एरो लगाएं, क्योंकि बिना एरो की कोई किरण मान्य नहीं है। यहाँ मिस्टेक हो जाती है अक्सर करके। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर, तो मैं कह रहा था कि OA यहाँ पर क्या है, आपतित किरण है, OA। ओके, तो यहाँ आप देख रहे हैं OA आपतित किरण है और यह N1 जिसका अपवर्तनांक है विरल माध्यम का, वहाँ से ये जा रही है। ये गोलीय पृष्ठ है और इस गोलीय पृष्ठ के बिंदु A पर आपतित होती है। तो अब ये प्रकाश चूंकि विरल से सघन में जा रही है, तो प्रकाश का अपवर्तन का नियम है कि अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। कौन सा अभिलंब? AN अभिलंब जो आप देख रहे हैं, AN, ठीक है। तो यह इसकी ओर मुड़ गई। तो जो किरण AB है, आप AB किरण पे स्केल रख लीजिए और उसके जस्ट पीछे डॉट 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 करके I तक मिलाएंगे, इस पर I पर। तो जो डॉट डॉट करके प्रतिबिंब बनता है उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं।
इस प्रकार से इस गोलीय अवतल पृष्ठ के द्वारा वस्तु O का आभासी प्रतिबिंब कहाँ बनता है, I पर बनता है। अब इसमें आप अपने कोण देखिए, मैंने स्पष्ट लिखा हुआ है, माना S1P/S2 गोलीय अवतल पृष्ठ है, OA आपतित किरण, AB अपवर्तित किरण, एंगल OAC I माने आपतन कोण, एंगल BAN स्मॉल r अपवर्तन कोण, ये हो गया। इसके बाद आप लोग पहले पढ़ चुके हैं चिन्ह नियम। चिन्ह नियम क्या था कि पोल के लेफ्ट साइड की ऑल दूरियां नेगेटिव, पोल के राइट साइड की ऑल दूरियां पॉजिटिव, और मुख्य अक्ष के अपवार्ड की डिस्टेंस कैसी होगी, पॉजिटिव, मुख्य अक्ष के नीचे की जो प्रतिबिंब बनता है उस डिस्टेंस कैसी होगी, नेगेटिव होगी। तो जो कि आप स्पष्ट समझ रहे हैं कि ओपी क्या है, वस्तु की पोल तक की दूरी यू कैसी है, नेगेटिव, क्योंकि ये पोल के लेफ्ट साइड में है। आईपी ये है प्रतिबिंब की पोल तक की दूरी, ये भी नेगेटिव है क्योंकि ये पोल से लेफ्ट साइड में है। सी यहाँ पर वक्रता केंद्र है, मैं पहले कह चुका हूं गोलीय पृष्ठ का अभिलंब सदैव वक्रता केंद्र से होकर जाता है। तो इस चित्र में आप देख रहे हैं CAN जो डॉट डॉट करके दिख रहा है, ये क्या है, इस आपतन बिंदु A पर अभिलंब है। सारी कहानी अभिलंब से प्रारंभ होती है। तो CP यहाँ पर क्या है, वक्रता त्रिज्या है, ये भी माइनस में है क्योंकि ये दूरी है ना पोल से लेफ्ट साइड में है। AM जो देख रहे हैं, ये जो ऊंचाई, ठीक, H ये पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि ये मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर है। तो मैं समझता हूं ये चिन्ह नियम से ये आपको माइनस प्लस पूरा क्लियर हो चुका होगा। अब आते हैं आगे, त्रिभुज OAC में त्रिभुज OAC ढूंढें, और वही एक तो आपने पहले पढ़ा होगा, बहिष्कोण सदैव अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो गामा बराबर अल्फा प्लस आई। आप देख रहे हैं ये जो गामा कोण है ये अल्फा प्लस आई के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये गामा, ये अल्फा और इधर क्या आई, तो इसके योग के बराबर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। और त्रिभुज IAC में इसी प्रकार गामा बराबर बीटा प्लस आर, इस दोनों से आप आई और आर के मान निकाल लीजिए। ध्यान रहे प्रकाश का अपवर्तन का सूत्र निकाल रहे हैं तो हमको स्नेल का नियम तो 100% लगाना है। स्नेल का नियम ये साइन आई बटे साइन आर बराबर N2 बटे N1, N2 दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, N1 पहले माध्यम का अपवर्तनांक। यानी हमने स्पष्ट इसमें लिखा हुआ है कि N1 है आपतित किरण वाले माध्यम का अपवर्तनांक, N2 है अपवर्तित किरण वाले माध्यम का अपवर्तनांक। अब यहाँ पे एक बात समझ लीजिए, हमने माना है यदि गोली अवतल पृष्ठ का व्यास छोटा हो तो एंगल I और एंगल R बहुत छोटे हो जाएंगे, और बहुत छोटे हो जाएंगे तो साइन I हो जाएगा I, साइन R हो जाएगा R। नाउ स्नेल के नियम का इक्वेशन क्या बन जाता, I बटे R बराबर N2 बटे N1, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से इक्वेशन बन गया N1 I बराबर N2 R। ओके, तो इस तरह से हमने फर्स्ट प्राप्त कर लिया। अब हमें क्या करना है, जो हम I और R के मान ज्ञात कर चुके थे, यहाँ से जो हम I और R के मान जो ज्ञात कर चुके थे, इन दोनों मानों को समीकरण नंबर फर्स्ट में रखना है। समीकरण नंबर फर्स्ट में रखा, N1 I के स्थान पर गामा माइनस अल्फा, N2 R के स्थान पर गामा माइनस बीटा। अब इनका इसका मल्टीप्लाई किया और सॉल्व करके हमें इक्वेशन नंबर सेकेंड प्राप्त हुआ है, N2 बीटा माइनस N1 अल्फा बराबर N2 माइनस N1 इंटू गामा। अब इसके बाद तीसरा स्टेप, तो केवल 3 स्टेप में इस डेरिवेशन को आप चुटकी बजा के कर सकते हैं। पहला स्टेप था I और R की वैल्यू ज्ञात करना, दूसरा स्टेप था I इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्राप्त करना, तीसरा स्टेप हो गया I और R के अनुमान समीकरण नंबर फर्स्ट में रखकर समीकरण नंबर सेकंड प्राप्त करना, और लास्ट स्टेप की तरफ हम चलते हैं। अब आ जाइए आप गोलीय अवतल पृष्ठ। अब देखिए मैं पहले समझ चुका हूँ, गोलीय अवतल पृष्ठ का व्यास छोटा तो सारे एंगल छोटे हो जाएंगे, सारे एंगल छोटे जाएंगे तो क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल वर्ड वहाँ से हट जाता है। जिस प्रकार से त्रिभुज OAM में अल्फा बराबर tan अल्फा लंब बटे आधार होता है, tan अल्फा बराबर AM, चित्र में देख सकते हो AM बटे OM लंब बटे आधार। ओके, तो AM कितना, AM की वैल्यू OM बराबर OP। यहाँ OM बराबर OP कैसे है, चूंकि गोलीय अवतल पृष्ठ का व्यास छोटा है इसलिए M बिंदु जो देख रहे हैं वो अप्रोक्सीमेटली कहाँ पर, P पर है, इसलिए OM बराबर क्या हो जाएगा, OP हो जाएगा। तो वैल्यू रखी AMH, OP कितना माइनस U। इसी प्रकार से त्रिभुज IAM में बीटा बराबर tan बीटा, ये वैल्यू मान निकाल लिया। थर्ड CAM में गामा बराबर tan गामा, इसका मान निकाल लिया। तो जब हमने अल्फा बीटा गामा ये सारी वैल्यू निकाल लिए यहाँ से, तो अब ये वैल्यू निकाल ली हमने।
अल्फा बीटा गामा निकाल लिए। अब लास्ट स्टेप क्या है, बहुत आसान, अल्फा बीटा गामा के मान नंबर समीकरण नंबर सेकेंड में रख दीजिए, इस इक्वेशन में रख देंगे तो आप क्या प्राप्त करेंगे वो देखेंगे। n2 h अपॉन माइनस बी, n1 h अपॉन माइनस यू, n2 माइनस n1 h अपॉन माइनस आर। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर दिया, यहाँ तक पहुँच गए। फाइनली हमको प्राप्त हुआ फॉर्मूला n2 अपॉन बी माइनस n1 बटे यू बराबर n2 माइनस n1 बटे आर। तो इस प्रकार से ये डेरिवेशन हमें प्राप्त हो जाता है। अब यदि n विरल माध्यम n1 के सापेक्ष सघन माध्यम अपर्तन n2 हो, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि इस हमने स्मॉल n यहाँ पर, तो ध्यान दीजिए जो स्मॉल n हमने माना है, क्या माना है कि दूसरे माध्यम n2 का अपवर्तनांक पहले माध्यम n1 के सापेक्ष, तब n बराबर हो जाता है n2 बटे n1। ये हम पिछली चैप्टर में अच्छी तरह पढ़ चुके हैं। तो अब क्या काम किया, कुछ नहीं, सिर्फ इस इक्वेशन में n1 का भाग दे दिया। तो आप चित्र से आप इसको स्पष्ट समझ रहे हैं, ऊपर भाग दिया अंश में n2 बटे n1 बटे v, n1 बटे n1, इधर n2 बटे n1 माइनस n1 बटे n1। तो इसको अगर हम देखें गौर से तो काट पीट करके ये इक्वेशन हमको प्राप्त हो पाया है। ये इक्वेशन प्राप्त हुआ है, तो ये फाइनल फार्मूला प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से ये आपको समझना है, यहाँ n1 क्या है, उस माध्यम का जब पहले स्टार्टिंग बता चुके हैं जिसमें आपतित किरण है, n2 का अपवर्तनांक जिसमें अपवर्तित किरण है। तो यही गोली अवतल पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र है। तो मैं समझता हूँ ये पूरे अच्छी तरह आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग पेज नंबर 2 पे चलते हैं। पेज नंबर 2 पर देखिए, पेज नंबर 1 पर जो आपने मेहनत की थी, पेज नंबर 2 पे इसको आप यूज कर सकते हैं। वहाँ गोली अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र का निगमन किया था, यहाँ गोली उत्तल पृष्ठ के लिए केवल चित्र को समझना, बाकी डेरिवेशन के वही स्टेप है। यहाँ पर अगर हम गौर से देखें कि ये जो उत्तल पृष्ठ है, ठीक, इसमें ध्यान दीजिए, उत्तल पृष्ठ में वस्तु को पोल के करीब रखना है और अवतल पृष्ठ में वस्तु को पोल से दूर रखना है। ये ध्यान रखना है आपको। अगर पास रखेंगे तो ही चित्र सही बनेगा। तो यहाँ से ये आपतित किरण जा रही है साहब, बिंदु ए पर आपतित हुई, क्योंकि विरल से सघन जा रही है। दूसरे माध्यम में अवलंब आप गौर से देखना, ए सी अवलंब दूसरे माध्यम में, पहले माध्यम अवलंब कौन सा, एन ए है। तो अब ये किरण सघन की, विरल से सघन, तो सघन मतलब अभिलंब की ओर मुड़ेगी, कौन सा अभिलंब, ए सी अभिलंब की ओर तरफ, इस तरफ मुड़ेगी। तो आप गौर से समझें, यहाँ पर ए सी थोड़ा मोड़ेंगे आप, ये वाली किरण ए बी, और किरण मोड़ते एरो लगा दे तुरंत, और इसी पर स्केल रख लें। स्केल रखना मस्ट कंपल्सरी, ए बी किरण पर, ए बी किरण पर स्केल रखिए, और पीछे डॉट 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 करके आप इसको पीछे मिलाएंगे तो कहाँ प्रत्यय बनेगा, आई पर प्रत्यय बनेगा। तो इस प्रकार से गोलीय उत्तल पृष्ठ से वस्तु ओ का प्रत्यय कहाँ बन गया, आई पर। अब यहाँ पे देखिए वही पुरानी बातें, आपतित किरण क्या है साहब, कि आपतित किरण आपतन कोण क्या है, आपतित किरण ओ ए और पहले माध्यम में अवलंब एन ए के बीच बना कोण, ये वाला कोण, ये आपतन कोण हो गया। दूसरा अपवर्तन कोण क्या है, कि अपवर्तित किरण और दूसरे माध्यम अवलंब कौन सा, ए सी, इसके बीच बना कोण क्या है, अपवर्तन कोण है। ठीक, और यहाँ पर शीर्ष तुमने पढ़ा होगा पहले, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल्स। तो अब यहाँ पर एक ज्योमेट्री से एंगल बी ए सी इज जस्ट इक्वल टू एंगल आई ए एन, ये वाला ध्यान दीजिए, ये क्या हो गया, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से ये आर के बराबर हो गया। ध्यान देना, ये एंगल आई ए एन को हम अपवर्तन कोण नहीं कहेंगे, ये तो इसलिए हो गया क्योंकि एंगल बी ए सी जस्ट इक्वल टू एंगल आई ए एन, इसलिए यहाँ पर ये ज्योमेट्रिकली बराबर है। ठीक, क्योंकि अपवर्तन कोण आपने पहले शुरू से पढ़ रहे हो कि अपवर्तित किरण और दूसरे माध्यम में अभिलंब के बीच बने कोण को ही अपवर्तन कोण कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, और सारी बातें वही हैं। यहाँ पर भी हमने क्या किया, त्रिभुज ओ ए सी में, त्रिभुज ओ ए सी गौर से देखें, ओ ए सी, इसमें ये बहिष्कोण वाला, बहिष्कोण सदैव अंतः कोणों की योग के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं आई बराबर अल्फा प्लस गामा। दूसरा त्रिभुज लेंगे आई ए सी, उसमें बहिष्कोण क्या आर है, आर बराबर बीटा प्लस गामा। यानी हमने पहले ही आई और आर के मान ज्ञात कर लिए, इसके बाद स्नेल का नियम लगाएंगे जैसे उसमें लगाया था, और इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट प्राप्त कर लेंगे। मैं समझता सबके समझ में आ रहा होगा, ऑलरेडी हम पहले समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अब क्या काम किया, जो आई और आर के मान हमने निकाले थे बहिष्कोण थ्योरम से, उसको समीकरण नंबर फर्स्ट में रखा, और फर्स्ट में रखने के बाद
एक समीकरण नंबर हमें सेकंड प्राप्त हुआ जैसे उसमें प्राप्त हुआ था। इसके बाद तीसरा स्टेप इसमें यह है कि वही त्रिभुज ओ ए एम में टेन अल्फा बराबर टेन अल्फा ए एम बटे ओ एम सेम उसमें किया था। तो इस तरह से अल्फा बीटा गामा, अल्फा का मान, बीटा का मान और गामा का मान, ये सारी वैल्यू निकाली और समीकरण नंबर सेकंड में इसको पुट किया। तो समीकरण सेकंड में रखने के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो सेम वही डेरिवेशन प्राप्त हुआ है जो गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए प्राप्त हुआ था। तो अब वही समीकरण n2 बटे बी माइनस n1 बटे यू n2 माइनस n बटे आर आप देख रहे हैं, ये सेम वही है जो गोली अवतल का था। तो यही गोली अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र का निगमन हो गया साहब। तो देखिए अब दोनों डेरिवेशनों को करने के बाद हमने क्या देखा कि रास्ते दोनों के अलग अलग हैं लेकिन दोनों की मंजिल एक ही है, मतलब डेरिवेशन दोनों का रिजल्ट एक ही निकला, चाहे गोली उत्तल हो चाहे गोली अवतल पृष्ठ हो। अगर एक नंबर का क्वेश्चन आता कि साहब गोली अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र को लिखो या अपवर्तन के सूत्र के व्यंजक को लिखो का मतलब केवल व्यंजक लिखना, नो डेरिवेशन, चाहे वो गोली अवतल हो चाहे गोली उत्तल हो, दोनों के लिए एक ही है। तो इसके बाद भी वही हमने पॉइंट बना के स्पष्ट किया है। पहला पॉइंट ये रहा, गोली उत्तल दोनों पृष्ठों के लिए केवल एक ही सूत्र है। दूसरा पॉइंट है n बराबर n2 बटे n1 से, जैसे पहले किया था n1 भाग देने पर ये हमको डेरिवेशन प्राप्त हो जाता है। अब इसके बाद एक गौर से देखने वाली बात यह है, ये न्यूमेरिकल पॉइंट है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि जैसे हमने पता था पहले y2 बटे y1 प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु लंबाई। यहाँ इस चैप्टर में हमने क्या किया है कि प्रतिबिंब की लंबाई को I से, वस्तु की लंबाई को O से, I फॉर इमेज, O फॉर ऑब्जेक्ट। तो I बटे O बराबर n1b बटे n2u। ध्यान देना भाई, पहले आपने पढ़ा था y2 बटे y1 बराबर v बटे u। अब यहाँ पर चूंकि हम लोग प्रकाश का अपवर्तन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे माध्यम अलग अलग हैं, n1 अलग n2 अलग है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक नया फार्मूला है, ये आपके काम आएगा न्यूमेरिकल में। I बटे O बराबर, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, y2 बटे y1 बराबर n1b बटे n2u, एक ही बात है। तो सारी बातें स्पष्ट हो चुकी हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 3 पे पहुंचते हैं। तो एक क्वेश्चन आ गया, देखो साहब न्यूमेरिकल है और ये सारे बच्चों ने करके भी देखा है, मैंने देखा था, आप लोग अपना होमवर्क करके दिखाते, इसमें चेक किया था कि क्वेश्चन नंबर ये है, यहाँ पर वस्तु ए बी है, वस्तु ए बी की लंबाई कितनी 1, ठीक है। तो एक तरह का ये ऑब्जेक्ट की लंबाई हो गई, वस्तु की लंबाई जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर। और वस्तु की पोल से दूरी कितनी 40 है, u बराबर -40। सब बच्चे समझ गए माइनस क्यों आ गया है, क्योंकि ये वस्तु पोल से लेफ्ट साइड में है। r बराबर -20 क्योंकि x का वक्रता केंद्र पोल के लेफ्ट साइड में है। n1 हमें दे रखा है, पहले माध्यम का अपवर्तनांक कितना 1 है, दूसरे का अपवर्तनांक कितना 4/3 है। तो हमें करना क्या है, हमें सिर्फ प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी कि साहब प्रतिबिंब की पोजीशन क्या है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और उसकी लंबाई कितनी। तो n2 ज्ञात कर, एक तरह का v ज्ञात करना है और प्रतिबिंब लंबाई I ज्ञात करना। ओके, बहुत आसानी से ये फार्मूला अपने पास है ही है, तुमने देखा चाहे कैसे ही पृष्ठ हो चाहे अवतल हो चाहे उत्तल, दोनों का फार्मूला केवल एक ही है। इसमें मान रख कर सॉल्व करेंगे, v बराबर -32 सेंटीमीटर आएगा। माइनस इस बात को प्रदर्शित कर रहा कि प्रतिबिंब वस्तु की ओर बनेगा और आभासी बनेगा। आभासी क्यों, आप पहले पढ़ चुके हो, गोलीय अवतल पृष्ठ में प्रतिबिंब पीछे बनता है डॉट डॉट करके, तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। दूसरा है कि साहब प्रतिबिंब की लंबाई अभी भी बताता फार्मूला, I बटे O बराबर n1b बटे n2u से सॉल्व करेंगे तो I बराबर 0.6 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके, इसके बाद अब एक न्यूमेरिकल पॉइंट फिर आ गया, देखिए साहब जरूर देखें, n बटे b माइनस 1 बटे u n1 बटे r में यदि आपतित किरण कांच से वायु में जा रही है, इसका बड़ा उपयोग होगा न्यूमेरिकल में। अगर आपतित किरण कांच से वायु में जा रही है तो n के स्थान पे आप लिखेंगे GNA, और इससे पहले चैप्टर हम पढ़ चुके हैं GNA बराबर 1 बटे ANG, वहां पर मान रख देना, ठीक है। ANG हमें दे रखा होगा, और यदि आपतित किरण वायु से कांच में जा रही है तो n के स्थान पे क्या लिखोगे ANG, जिसका मान हमें पहले ही पता होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 2 दिया मैंने यहाँ पर कि कांच के गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। गोले के केंद्र से 2 सेंटीमीटर दूरी पर वायु का बुलबुला है।
हाँ, नंबर फर्स्ट पार्ट है बुलबुले के निकट वाले पृष्ठ से देखने पर, निकट का पृष्ठ अब आप समझना, निकट पृष्ठ कौन सा, ये वाला है, और दूर का पृष्ठ ये वाला है। तो दो पार्ट इसके हो गए, बुलबुले के निकट वाले पृष्ठ से देखने पर, दूसरा है बुलबुले के दूर वाले पृष्ठ से देखने पर वो है कहाँ दिखाई पड़ेगा। इसका मतलब ये है हमें पता करना है कि गोलीय पृष्ठ से प्रतिबिंब की दूरी क्या है। जैसे चित्र में आप देखेंगे कि सबसे पहले हमने फर्स्ट पार्ट लिया है बुलबुले के निकट वाला पृष्ठ से देख लेंगे यहाँ से। तो अब बस सेंटर इसका सी और वस्तु ओ, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अब यहाँ तुम्हारे पास कांच की गोली त्रिज्या कैपिटल आर बराबर कितना, 5 सेंटीमीटर। तो कैपिटल आर है ना वो कितना, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। पी से सी तक दूरी ये देखा हुआ है 5 सेंटीमीटर, इसको आर बोलेंगे। इसका आर का मान कैसा होगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये राइट साइड में है। इसके बाद वस्तु ओ से पी तक की दूरी यू कहलाती है, ओ पी, ठीक। ओ पी डिस्टेंस कितनी होगी, पी सी माइनस ओ सी, 5 माइनस 2, ओ सी का मान हमें दे रखा 2 सेंटीमीटर, पहले ही पता है, क्योंकि गोले के केंद्र से 2 सेंटी दूरी पर रखी बुलबुला रखा हुआ है। तो यहाँ से यू पता कर लिया और आर पता कर लिया, ए एन जी पता है। अब यहाँ हमें स्पष्ट है प्रकाश किरण एयर से कहाँ जा रही है, गिलास में, तो एन के स्थान पर भी बताया था ए एन जी रखा जाएगा। तो सारी बातें यहाँ पे क्लियर हो रही हैं। तो चूंकि आपतित किरण कांच से वायु में जा रही है, अब देखिए, अब यहाँ पे और समझना, तुमने कहा कैसे पता है, क्योंकि किरण हमेशा वस्तु से चलती है। वस्तु कहाँ है, ये रहा, वायु का बुलबुला यहाँ वस्तु है, तो यहाँ से किरण जा रही है साहब, कांच से टकराई फिर कहाँ गई, वायु में। तो किरण कांच से वायु में जा रही है, इसलिए एन के स्थान पर लिखा जाएगा जी एन ए, ये रहा। उसको 1/ANG लिख सकते हैं, ANG का मान रखा 1/1.5 और हल करके कितना 2/3 निकल के आएगा। इस सूत्र में रख लीजिए तो तुरंत V का मान निकल के आएगा प्लस 2.5। इसका मतलब प्रतिबिंब P से I तक दूरी कितनी, 2.5 है, प्लस आ रहा है, इसका मतलब प्रतिबिंब का बनना है पोल के राइट साइड बनना है। अब सेकेंड पार्ट क्या है कि साहब दूर से देखने पर, अब दूर पॉइंट ये वाला हो गया, दूर का मतलब ये वाला पॉइंट हो गया। अब वस्तु वही थी, यहाँ से किरण फिर जा रही, कांच से कहाँ पर, वायु में जा रही है। तो सारी बातें समझने का प्रयास करें। U बराबर क्या होगा इसके अंदर, माइनस ओ पी, क्योंकि अब डिस्टेंस O से P तक की लेफ्ट साइड में है। ओ पी कितना होगा, ओ सी प्लस सी पी, जोड़ दीजिए, माइनस के 7 सेंटीमीटर। आर बराबर सी पी माइनस के 5 सेंटीमीटर, चूंकि आपतित किरण कांच से वायु में, एन के स्थान पे जी एन ए 1/ANG 2/3। सेम अगर गौर से देखें, वैल्यू पुट किया और इसका आंसर भी निकल आएगा 8.75। ये जो माइनस आ रहा है, इसका मतलब प्रतिबिंब का बनना है पोल के लेफ्ट साइड बनना है। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग ये पेज नंबर 3 सफलतापूर्वक समझ चुके हैं। अब आगे पढ़ते हैं नया टॉपिक। अभी हमने क्या समझ लिया है, गोलीय अवतल पृष्ठ और गोलीय उत्तल पृष्ठ दोनों से अपवर्तन के सूत्र का निगमन समझ लिया है। इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करके आप अपने आप रफ कॉपी पर करें, 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे। ध्यान रहे, चित्र बहुत सही बनना चाहिए, ठीक है। चित्र की कोशिश करिए और उसके बाद डेरिवेशन कोशिश करिए, तो ये आपका डेरिवेशन पूरा अपने मुट्ठी में आ जाएगा। साथ साथ इससे इस पर आधारित जो अंकीय प्रश्न जो दिए थे वो मैंने करा दिए हैं, इनको प्रयास करिए करने का। अब हम लोग अगले पार्ट में चलते हैं आगे, लेंस कि आखिर लेंस क्या होता है। तो एक ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम, मे बी गिलास, कांच गिलास या फाइबर भी कह सकते हो, वो भी, जो भी गिलास होते हैं फाइबर, वो भी पारदर्शी है, जो 2 वक्र पृष्ठों से अथवा एक वक्र पृष्ठ अथवा तथा एक समतल पृष्ठ से घिरा हो। कहने का मतलब हुआ एक ऐसा समांगी का मतलब होता है एक होमोजीनियस मीडियम, हेट्रोजीनियस नहीं, होमोजीनियस मीडियम हो। समांगी पारदर्शी, समांगी का मतलब जैसे हम लोग चश्मा यूज करते हैं तो वो ग्लास या फाइबर बिल्कुल एक ही होता है, उसमें डिफरेंट पदार्थ नहीं मिले होते हैं, तो एक ही पदार्थ से बने पारदर्शी माध्यम समांगी पारदर्शी माध्यम कहलाता है। तो इसमें क्या समझना है, केवल 2 बातें। एक ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम जो 2 वक्र पृष्ठों से घिरा हुआ हो, मतलब कहने का तात्पर्य हो गया इधर भी वक्र पृष्ठ और इधर भी वक्र पृष्ठ, अथवा दूसरे प्रभाव फॉर्म क्या है, एक तो समतल पृष्ठ है साहब और दूसरा वक्र पृष्ठ है, तो ये भी क्या है, लेंस कहलाएगा। हो सकता है इधर वाला वक्र पृष्ठ हो, इधर समतल पृष्ठ, ये भी चलेगा। तो आप तीनों को आप गौर चित्र से देख रहे होंगे, ये क्या है, लेंस है, यही लेंस है। तो कहने का तात्पर्य हो गया
जो दो वक्र पृष्ठों से बहुत आसानी से आप हमें समझा सकते हो कि लेंस क्या कैसे किसे कहते हैं। एक ऐसा समंगी पारदर्शी माध्यम जो दो वक्र पृष्ठों से अथवा एक वक्र पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ से घिरा हो लेंस कहलाता है। लेंस मुख्य रूप से दो ही प्रकार के होते हैं, एक अवतल, दूसरा कैसा, उत्तल। अवतल क्या होता है, सब पढ़ चुका, स्कूल पढ़ा होगा, बीच में पतले किनारों पर मोटे। उत्तल बीच में मोटे किनारों पर पतले, ये तो आपने पढ़ा है। अब इनका भी आगे क्लासिफिकेशन समझना है। तो वो क्लासिफिकेशन किस प्रकार से है, अगर हम बात करें अवतल की बात करें, पहले अवतल की बात करते हैं। तो उभयो अवतल, उभयो अवतल या द्वि अवतल, इसका मतलब है इधर भी अवतल और इधर भी अवतल, इसको बोलते हैं उभयो अवतल। आगे मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर हम इसको कहें सम उभयो अवतल, इसका मतलब क्या है, यही है, बट इनकी दोनों की जो वक्रता त्रिज्या होंगी वो कैसी होंगी, समान होंगी, तब उसका नाम हो गया सम उभयो अवतल। ओके, दूसरा क्या है, समतलोपतल। तो पहला सिरा समतल और दूसरा पृष्ठ अवतल। तो यहाँ पर परिभाषा वही हो रही कि एक समतल पृष्ठ, दूसरा वक्र पृष्ठ। तीसरा है उत्तलोपतल, पहला पृष्ठ उत्तल, लो साहब उत्तल बन गया, अभी भी डेरिवेशन किया था कुछ देर पहले। और दूसरा पृष्ठ इस साइड से कैसा है, इस साइड से अवतल हो गया, तो इसको उत्तलो अवतल कॉन्वेक्सो कॉनकेव कहेंगे। तो मैं समझता हूँ इसकी पूरी थ्योरी क्लियर हो गई। अब इसका बंटवारा देखते हैं उत्तल लेंस का। तो उत्तल लेंस में क्या होगा, सबसे पहले उभयोत्तल, इसको भी उभयो का मतलब हो गया इधर से भी उत्तल और इधर से भी उत्तल, इसका नाम उभयोत्तल हो गया। इस अभी बताया था। अगर सम उभयोत्तल है, इसका मतलब दोनों की त्रिज्याएं, वक्रता त्रिज्या R1 R2 कैसी होंगी, समान होंगी। ओके, दूसरा आता समतलोत्तल, तो एक समतल दूसरा उत्तल। अवतलोत्तल, इधर से अवतल और इधर से उत्तल पृष्ठ, ये आप देख रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ आपने जो सीखा है विभिन्न प्रकार के जो उत्तल और अवतल दोनों की कहानी सुनी है, इनमें सबसे बड़ी बात है इसकी वक्रता त्रिज्या को चिन्ह समझना है। तो मैं पहले कह चुका हूँ, अगर मैंने कहा इस तरह बनाया तो इसका वक्रता केंद्र लेफ्ट में होगा, इधर है तो वक्रता केंद्र राइट में होगा। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे कि इसमें R1 नेगेटिव R2 पॉजिटिव। दूसरी बात, एक बात ध्यान समझना भाई, तुमने कहा साहब इसकी वक्रता त्रिज्या समझ में आ गई कि इसका वक्र है ना, उस वक्रता केंद्र राइट साइड में होगा। इसका भी समझ में आ गया कि साहब इसका वक्रता केंद्र लेफ्ट में होगा, सही प्रकार से खींच सकते हैं। लेकिन अब मैंने कहा इसका वक्रता केंद्र कहाँ होगा, ये तो समतल पृष्ठ है, ध्यान दीजिए, समतल पृष्ठ का वक्रता केंद्र अनंत पर होता है, इनफाइनाइट। इसलिए इधर भी हो सकता है, इसलिए ना माइनस प्लस कुछ नहीं, इसमें प्लस ही मान रखते हैं। तो अब आप समझ लीजिए समतल पृष्ठ का वक्रता केंद्र ऑलवेज कैसा होगा, अनंत होगा। जैसे आप इसमें देख रहे हैं, यहाँ पर इस वाले में देखिए दोनों पृष्ठ का वक्रता केंद्र राइट साइड में, तो पॉजिटिव हो गया। यहाँ पर R1 पहला पृष्ठ ये है, ध्यान रखें, लेफ्ट से देखते लेफ्ट से, तो इसका वक्रता केंद्र राइट में है और दूसरा वाला इसका किधर है, लेफ्ट में। यहाँ पर समतल पृष्ठ का अनंत और दूसरा पृष्ठ ये वाला वक्रता केंद्र किधर होगा, लेफ्ट में होगा। यहाँ आप देख रहे हैं दोनों में ही वक्रता केंद्र किधर होगा, लेफ्ट, दोनों नेगेटिव हो गए। तो मैं समझता हूँ इस कॉन्सेप्ट से आपने सभी का R1 R2 का माइनस प्लस का कॉन्सेप्ट पूरी तरह के समझ लिया, ये सब न्यूमेरिकल में काम आएगा। इसके बाद अब क्या होता है, आगे पढ़ते हैं। अब सारी लेंस देखिए साहब, अभी तो आपने कहा साहब उत्तल अवतल दो प्रकार के लेंस होती है, अब सारी कहाँ से आ गया। तो एक बात समझ लीजिए बच्चों कि उत्तल और अवतल ये तो लेंस आपने देख ली है, इन्हीं में से एक को अपसारी एक को अविसारी कहते हैं उसके कर्मों से। एक बात हम लोग जानते ही हैं, हम लोगों के जो नाम होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक जन्म का, एक कर्म का। जन्म का नाम हमारे माता पिता रखते हैं और कर्म का नाम हमारे अपने कर्मों के कारण होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान चलिए कोई व्यक्ति है, उसका नाम कुछ भी मान लीजिए, कोई भी नाम है जो माता पिता ने नाम रखा, अगर उसका नाम मोहित है तो अब उस बच्चे मोहित ने क्या किया, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया, बहुत अध्ययन किया, पढ़ाई की और डॉक्टर बन गया। अपने कर्मों से, भगवान के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से, गुरु के आशीर्वाद से क्या वो डॉक्टर बन गया। अब डॉक्टर बन गया, अब क्या हुआ, अब उसको पूरी पब्लिक ने उसका नाम क्या रख दिया, डॉक्टर साहब। जब भी उस क्लिनिक पे जाते डॉक्टर साहब हैं क्या, तो अब जो डॉक्टर साहब नाम रखा गया ये उसके कर्मों से आया, माँ बाप ने नहीं रखा।
तो जिस प्रकार से हमने बताया आपको, इसी प्रकार से कोई LLB कर लेता तो वह एडवोकेट हो जाता है, और अगर कोई टीचर हो जाता तो उसका नाम टीचर कहते हैं, गुरुजी कहते हैं। तो ये कर्मों से उसका नाम हो जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम यहाँ पढ़ते हैं कि उत्तल और अवतल लेंस में भी अपसारी लेंस। तो अपसारी का मतलब क्या है? देखिए, अपसारी डाइवर्जिंग लेंस, जो किरणों को फैला दे। यानी हमारे पास दो लेंस थे, अवतल उत्तल, दोनों में एक्सपेरिमेंट किया कि अब देखा कि एक लेंस पे हमने जैसे प्रकाश किरणों को, समांतर किरणों को डाला, मुख्य समांतर किरणों को डाला, तो पता लगा वो सारी किरणें अपवर्तन पश्चात फैल गईं। अगर वह लेंस आपतित किरणों को अपवर्तन के पश्चात फैला देता है तो समझ लो वो अपसारी लेंस है। ये गुण किसमें होता है? अवतल लेंस में होता है। तो इसलिए अवतल लेंस का दूसरा नाम क्या हो गया? अपसारी लेंस। क्योंकि अवतल लेंस मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणों को फैला देता है, डाइवर्स कर देता है, इसलिए इसका नाम क्या है? अपसारी लेंस। तो ध्यान रखना बच्चों कि अवतल लेंस के कर्मों के कारण या अवतल लेंस के गुणों के कारण इसका नाम हो गया अपसारी लेंस। तो मैं समझता हूँ इस कॉन्सेप्ट से सबके समझ में आ गया होगा। थोड़ा वैसा बोल जाता हूँ भाई, ध्यान से पढ़, उसको लर्निंग है, समझने के तरीका बताया गया है। तो अवतल लेंस पर गिरने वाली किरणें लेंस के दोनों पृष्ठों से अपवर्तित होकर मुख्य से बाहर की ओर फैलकर और अधिक दूर हो जाती हैं। इसी कारण अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। इसके बाद अभिसारी लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। उत्तल लेंस पर गिरने वाली किरणें लेंस के दोनों पृष्ठों से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु पर एकत्र होती हैं। इसी कारण उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो ये उत्तल की प्रॉपर्टी है। अगर हमने क्या किया, उत्तल लेंस पर दोनों ही लेंस थे, दोनों पर हमने मुख्य अक्ष के समांतर किरण डाली, तो उत्तल पर डाली तो क्या अपवर्तन के पश्चात क्या हुआ भाई? एक बिंदु पर फोकस हो जाती है। ठीक, इसका मतलब ये किरणों क्या करता है? इकट्ठा करता है, इसलिए इसका नाम हो गया अभिसारी लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। इसके विपरीत अगर हम यहाँ की बात करें, किरणें वही समांतर जैसे यहाँ पे थी, अपवर्तन के पश्चात किरणों को फैला दिया और पीछे जाके प्रतिबिंब बना, तो ये किरणों को फैला रहा और ये किरणों को इकट्ठा कर रहा है। तो इसलिए इनकी अपने गुणों के कारण इसका नाम एक का अभिसारी, एक का अपसारी। तो मैं समझता सबके समझ में आ गया है कि लेंस दोनों के गुण हो गए। इसके बाद आता प्रकाशिक केंद्र। अब प्यारे बच्चों, इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है प्रकाशिक केंद्र। तो ऑप्टिकल सेंटर बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी है। यदि किसी लेंस से, अब आप लोग लेंस के बारे में फुल्ली नॉलेज कर चुके हैं, इतना वीडियो देखने के बाद अब आप ये अपने आप मनन करें कि आपको लेंस के बारे में पूरा ज्ञान हो चुका है। लेंस दो प्रकार के हैं, उनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पे अपसारी, कौन से अपसारी हो जाता है। तो अब प्रकाशिक केंद्र की बात करते हैं। यदि किसी लेंस से अपवर्तित होकर बाहर निकलने पर निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर हो, तब अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है अथवा काटती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को ही लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। तो देखिए साहब, ये ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस है। तो अब चूंकि हमने लेंस के डिटेल पढ़ लिया, अब उन्हीं सभी लेंसों का हमें प्रकाशिक केंद्र सीखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज पर जैसे आप चित्र से देख रहे हैं, जैसी परिभाषा लिखी थी सारी बातें वही हैं। अगर हम गौर से देखें तो ये आपतित किरण, सॉरी ऊपर बन जाता है, ये आपतित किरण है। ओके, इस पॉइंट पर क्या हुआ? आपतन बिंदु है, ये यहाँ टकराई, अपवर्तित हुई, लेंस के अंदर अपवर्तित हुई, उसके बाद इस किरण को निर्गत किरण कहते हैं। देखिए नया नाम आ गया है। जब कोई प्रकाश किरण यहाँ से एंटर की तो आपतित किरण, अंदर है तो अपवर्तित किरण, जब वो बाहर एयर में आ गई, एयर से एयर में आ जाए तो उसको बोलेंगे निर्गत किरण, एमर्जेंट रेज। तो अगर आप गौर से देखें इस चित्र में कि ये किरण और ये किरण दोनों समांतर हैं। ठीक, अपवर्तित किरण कहाँ पर पहुंची है? ओ पॉइंट पर। तो ये ओ क्या कहलाएगा? प्रकाशिक केंद्र। जैसे कि आपने अभी देखा परिभाषा में, यदि किसी लेंस से अपवर्तित होकर बाहर निकल निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर हो, तो गौर से देखें क्या आपतित किरण अब और निर्गत किरण समांतर है? यहाँ साफ समांतर है। आगे पढ़ते अगले लाइन, तब अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर, अब देखिए, तब अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती हुई बिंदु कौन सा? ओ है।
तो ध्यान रहे प्रकाशिक केंद्र सदैव मुख्य अक्ष पर ही होगा, मुख्य अक्ष से ऊपर नीचे कहीं नहीं हो सकता। तो आप देख रहे हैं इस चित्र में बिंदु O क्या है, प्रकाशिक केंद्र है, ऑप्टिकल सेंटर है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या रूल है कि ये जो C1 क्या है, इस पहले पृष्ठ का वक्रता केंद्र, C2 दूसरे पृष्ठ का वक्रता केंद्र है। तो यहाँ पर C और क्या कहते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, C1 और C2 हो गया, सॉरी इसको C बोला है भाई, देखिए ध्यान समझना, प्रकाशिक केंद्र को यहाँ पर क्या है C लिखा है इसको, जो कि इसको ओफा लग रहा है, वास्तविकता में इस पॉइंट को क्या लिखा है, C लिखा है। तो CP1 यानी प्रकाशिक केंद्र से पोल P1 तक दूरी CP1 और पोल P2 से सीधे दूरी CP2, इनका अनुपात सदैव उनकी वक्रता त्रिज्या के अनुपात के बराबर होता है। ये आप समझ लीजिए, प्रकाशिक केंद्र से पोल तक CP1 दूसरे CP2 का अनुपात सदैव वक्रता त्रिज्या के अनुपात के बराबर होता है। तो देखिए साहब, अब हमको क्या पढ़ना है, जो लेंस पढ़ चुके थे उन्हीं के बारे में, उनके प्रकाशिक केंद्र को समझना 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता तुरंत। द्विउत्तल का मतलब या द्विअवतल, आप समझिए जो पहला कॉन्सेप्ट है इसमें, इसका मतलब क्या है, दोनों ही पृष्ठ कैसे होंगे, वक्र होंगे और दोनों ही सेम होंगे, दोनों उत्तल या दोनों अवतल होंगे। ठीक है, दोनों वक्राकार हैं। दूसरी बात, दोनों सेम हैं, दोनों ही पृष्ठ इधर भी उत्तल इधर भी उत्तल, इधर भी अवतल इधर भी अवतल। इस कंडीशन में उसका प्रकाशिक केंद्र कहाँ होगा, सबसे पहले बात मुख्य अक्ष पर, ठीक है साहब, और लेंस के बीच में होगा, जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, पहले भी इसको पहले पढ़ा था। तो सी प्रकाशिक केंद्र हो गया साहब, ये वाला। ओके, तो ये समझ लो द्विउत्तल द्विअवतल में, अतः लेंस का मध्य बिंदु ही प्रकाशिक केंद्र है। CP1 बराबर CP2 बराबर डिस्टेंस है। ठीक है, अब दूसरी बात, समतल उत्तल अथवा समतल अवतल, यानी एक सिरा समतल दूसरा उत्तल और समतल अवतल, इनका प्रकाशिक केंद्र कहाँ होगा, पहले कह चुका हूँ। क्या कह चुका हूँ कि मतलब समझिए, CP1 बटे CP2 बराबर R1 बटे R2, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं और ये भी जान चुके हैं कि समतल पृष्ठ का वक्रता केंद्र अनंत पे होता तो उसकी त्रिज्या अनंत हो गई, इसकी अनंत त्रिज्या R1 इन्फिनिटी और R2 कैसी R। यही फॉर्मूला रखिए, मैथमेटिकल सॉल्व करिए। CP1 बटे CP2 R1 इन्फिनिटी, R2 कितना R, इन्फिनिटी होता 1/0, वैल्यू रखी। CP2 बराबर कितना 0 है, इसका मतलब C और P2 के बीच डिस्टेंस कितना 0 है, इसका मतलब वक्रता केंद्र पोल P2 पर पहुंच गया, दोनों में देख सकते हैं। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि समतल उत्तल और समतल अवतल में प्रकाशिक केंद्र कहाँ होगा, मुख्य अक्ष पर और वक्र पृष्ठ पर होगा। ये वक्र पृष्ठ ये वाला, ठीक, मुख्य अक्ष पर वक्र पृष्ठ होगा। यानी पहले वाले में द्विउत्तल या द्विउत्तल और द्विअवतल में कहाँ था, मुख्य अक्ष पर दोनों के बीच में था, अब कहाँ पे आ गया, पृष्ठ पे आ गया। ओके, इसके बाद लास्ट पॉइंट पे चलते हैं। अवतलो उत्तल, कॉनकेवो कॉन्वेक्स या उत्तलो अवतल, ये किस प्रकार का लेंस है, एक सिरा तो उत्तल दूसरा अवतल, एक अवतल दूसरा उत्तल, यानी यहाँ पर भी दोनों वक्राकार हैं लेकिन दोनों डिफरेंट हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या था, दोनों उत्तल थी और दोनों अवतल थी, यहाँ पर एक उत्तल है अवतल। ठीक है, तो इसको आपको लर्न करना भाई, याद करना है। क्या याद करना है कि साहब इस टाइप का जो लेंस होगा उसका जो प्रकाशिक केंद्र है, ऑप्टिकल सेंटर है, होगा तो मुख्य अक्ष पर ही, लेकिन वो कहाँ होगा, राइट साइड में बाहर की ओर, याद करना। तो अब हमने देखा तीनों को समझ करके कि प्रकाशिक केंद्र बड़ा स्टाइलिश है। तो जब लेंस के दोनों सिरे से दोनों पृष्ठ एक से होंगे, उत्तल या अवतल, तो प्रकाशिक केंद्र कहाँ, अंदर होगा, पहले अंदर। एक समतल दूसरा अवतल, एक समतल दूसरा अवतल, तो कहाँ हो गया, गेट पे आ गया, यानी पृष्ठ पे आ गया। और अगर दोनों पृष्ठ एक उत्तल और एक अवतल है या एक अवतल और उत्तल है तो गेट के बाहर निकल गया, यानी कि राइट साइड में बाहर की तरफ। तो आप इस मेथड से इसको समझने का प्रयास करें। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग प्रकाशिक केंद्र को अच्छी तरह सीख चुके हैं। अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो दोबारा पढ़िए, दोबारा समझने का प्रयास करिए। और प्यारे बच्चों, हम लोग देख रहे हैं कि अब हमने व्हाट्सएप ग्रुप का भी नाम यूट्यूब चैनल के नाम के बराबर कर दिया, सेम कर दिया है। यूट्यूब चैनल का नाम आर के गुप्ता फिजिक्स ऑनलाइन
और जो अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका भी नाम है आर के गुप्ता फिजिक्स ऑनलाइन, दोनों का सेम कर दिया गया है। तो जो बच्चे केवल हमारा केवल जो यूट्यूब देखते हैं, तो यूट्यूब पर क्या प्रॉब्लम है, यूट्यूब पे हम आपको थ्योरी पूरी समझा देंगे, आप उससे नोट्स बना सकते हैं, आप थ्योरी को समझ सकते हैं। लेकिन जो तीसरा चरण है जिसमें हम लोग तीसरे चरण में क्या करते हैं, वस्तुनिष्ठ अतिलघुत्तरी लघुत्तरी प्रश्नों को सॉल्व कराते हैं। चौथा चरण होता है आंकिक उदाहरण और आंकिक प्रश्न, इनको कराते हैं, फुल्ली कंप्लीटली कराते हैं। तो जो बच्चे केवल यूट्यूब देख रहे हों वो मेरे से बात करें। मेरा नंबर है 9 नंबर में नोट कर रहा हूँ, वैसे नंबर पता है 9412316422, ये व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप मुझसे कांटेक्ट करिए, अपना डिटेल बताइए, मैं आपको अपने सम्मानित व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जहां पे आप तृतीय चरण और चतुर्थ चरण भी आप कंप्लीटली सफलतापूर्वक सीखने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूं। नेक्स्ट सेकेंड वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रथम मुख्य फोकस के बारे में, डिटेल स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।